संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और वह विषय हमारे प्रदेश की नदियों से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश की जो प्रमुख नदी है गंगा, यमुना, सरयू और रामगंगा है। तो बहुत सारी नदियां हमारे प्रदेश में और ख़ास तौर पे गंगा जमुना का जो मैदान है बहुत सस्य श्यामल मैदान है और ये मैदान इतना उर्वर है और उर्वर इसलिए है कि गंगा यमुना की जो और सरयू आदि बहुत सारी नदियां जो पहाड़ों से उतर कर आती हैं अपने साथ बहुत सारा पोषक तत्व लाती हैं, जिससे यह लगातार उर्वर बना रहता है यह पूरा प्रदेश और यहाँ बहुत अच्छी फसलें होती हैं। तो आज जो चिंता की बात है कि ये हमारी सारी जो नदियां हैं और ख़ास तौर पे गंगा नदी की बात है। गंगा जो हमारे प्रदेश नहीं बल्कि देश की जीवन रेखा है। गंगा जो हमारी पवित्र माँ है, इसका जो पानी है, इसका जो जल, जिसे गंगा जल जिसे अमृत के रूप में माना जाता है, वो इस हद तक प्रदूषित हो गया है कि आचमन और नहाने के योग्य भी नहीं रहा। तो इसके लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे योजना जो प्रदेश केंद्र सरकार की चल रही है हमारे प्रदेश में, उसके नमामि गंगे योजना के जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार हैं डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि हमारे प्रदेश में ये नमामि गंगे योजना कब से चल रही है और क्या क्या कंपोनेंट हमारे इस समय कार्यरत हैं। जी, बहुत अच्छी बात सर आपने शुरुआत की कि गंगा हमारे लिए पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। माँ कहते हैं हम लोग, जी। गंगा को माँ कहते हैं। माँ का काम ही होता है कि जो कुछ भी हम गलतियां करें उसको क्षमा दान देते हुए वो हमारे लिए हित की बात करती है, हमारे कल्याण के बारे में सोचा, हमारे कल्याण के लिए ही वो बनी होती है। बिल्कुल सही बात। कुछ ऐसा ही हमारी मातृभूमि, जिनको मैं धरती माँ कहता हूँ, गंगा माँ कहता हूँ, हमारी प्रकृति माँ है, ये सब के सब वही लक्षण हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। गंगा सबसे ज्यादा जो अपने उद्गम स्थल से चल करके अभिसिंचन का काम करती है गोमुख से, वो उत्तर प्रदेश ही है। हाँ। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों गौरवशाली प्रांत हैं कि हमारे बीच से गंगा निकलती है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मैदानों में तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में कुल 27 जनपद ऐसे हैं जी। 75 जनपद जो इस समय है उत्तर प्रदेश में, उनमें 27 जनपदों से होकर के माँ गंगा बहती हैं, बिजनौर से लेकर बलिया तक। और आप देखें कि जो गंगा को माँ कहते हैं ये केवल भावनात्मक नहीं है। बिल्कुल। गंगा का जहाँ से उद्गम हुआ है गंगा माँ का, और जब वो आती हैं तो इतने ढेर सारे खनिजों के साथ आती हैं कि उनका जो जल है उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। उनका पानी लेकर के हम लोग अपने घरों में रखते हैं, किसी धर्म और संप्रदाय से लोग जोड़ते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति का यह धर्म और कर्म बनता है कि वो गंगा जल को अपने घर में रखे। बिल्कुल। अब गंगा को कैसे हम, जो आपने कहा कि आचमन जैसा भी उसका पानी नहीं रह गया है, भारत सरकार ने, जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसने ये बीड़ा उठाया कि हम सबसे पहले अपने गंगा और अपनी नदियों को साफ और स्वच्छ करेंगे। तो साफ और स्वच्छ करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो हम कूड़ा फेंकते हैं, उसमें जो उद्योगों के द्वारा जो कचरे हैं वो जाकर के मिलते हैं। बड़े बड़े नाले हैं, जो उन नालों से तरह तरह के विषयुक्त जो जल प्रवाहित होते हैं, सीवर भी जो है जिनको हम सीवेज कहते हैं, वो भी जाकर के उसी में मिल जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जो खनिजों के साथ या जो एक बैक्टीरियोफेज बनता था, वो उसके जो गुण थे वो धीरे धीरे कम होने लगे और उसमें तरह तरह के जो विषाक्त युक्त रसायन हैं उनकी वजह से, जैसे मैं नाम लूंगा
जितने हमारे हैवी मेटल्स हैं, इसमें आर्सेनिक है, कैडमियम लीड है, जी। क्रोमियम है, लेड है, आर्सेनिक है, इस तरह की जो धातुएं हैं, ये कचरों के माध्यम से, जो औद्योगिक कचरे हैं, इनके माध्यम से जाकर हमारे गंगा नदी में मिलने लगा। परिणाम ये हुआ कि जिन गंगा को हम लोग स्नान करके आचमन करते हैं और आचमन करते हुए ये मानते हैं कि इससे हमारी हजारों बीमारियां, हजारों रोग स्नान करने मात्र से ही दूर हो जाते हैं, और ये अभी भी सच है कि उससे तमाम तरह की बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। ये बताइए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं इससे? हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो अब इनको कैसे करा जाए, माने कैसे इनको हम रोकें, तो जब तक हम कहीं ना कहीं एक सीमांकन नहीं करेंगे, कोई योजना नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं होता है। और भारत सरकार ने इसमें सबसे पहले जो एक बीड़ा उठाया कि स्वच्छता का जो अभियान चलाया, और उस स्वच्छता अभियान में नमामि गंगे का कार्यक्रम चलाया गया। नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है, इसको हम दो दृष्टि से देखते हैं। एक तो स्वच्छता अभियान में सभी लोगों को स्वच्छ जल, पेयजल मिले, उनके कार्य के लिए स्वच्छ जल मिले, जैसे हम रसोई इत्यादि का काम करते हैं, अपने पशुओं को देते हैं, पेयजल मुख्य था। और दूसरा उसका जो भाग था कि वह जो कृषि की क्षेत्र थे, उन कृषि के क्षेत्रों से जो वहां पर एक दुश्वारियां खड़ी हो रही थी गंगा नदी में, उनको हम कैसे रोकें, यानी रासायनिक जो जी, तो इसके लिए खादों का प्रयोग और जी, तो इसको जो नमामि गंगे योजना में लिया गया, नदी जो हमारी गंगा नदी है, इनके दोनों साइड में 5-5 किलोमीटर की दूरी जो है, प्रायः ये देखा गया है कि 5 किलोमीटर की दूरी पे जो भी हम कार्यक्रम करें, वो अल्टीमेटली जब बारिश होता है, बाढ़ आती है और या जलप्लावन की स्थिति होती है, तो बह करके हमारे नदी के बेसिन में चले जाते हैं, और वो फिर प्रवाहित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान को भी प्रदूषित कर देते हैं। और इसका जांच करने के बाद जब हम लोगों ने जल का विश्लेषण किया, तो उसमें पाया कि उसमें तरह तरह की धातुएं, तरह तरह के उसमें जो जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई हैं, वो विकसित होने लगे, और वो कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए एक खतरा, या हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यानी कि नदी के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर की रासायनिक खेती नहीं होगी। रासायनिक खेती के लिए अब रासायनिक खेती कैसे रोका जाए, तो उसका विकल्प दिया गया नमामि गंगे में, और उसी कार्यक्रम को कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और साथ ही यूपी डास्प दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या क्या कर रहे हैं? कार्यक्रम ये करते हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में हम उन सारे गांवों का चयन कर लेते हैं जहां पर खेतीबाड़ी का कार्यक्रम होता है। अब खेतीबाड़ी का जो कार्यक्रम हो रहा है, दो तरह से है। कुछ जगहों पे तो छोटे छोटे औद्यानिक क्षेत्र, यानी हार्टिकल्चरल क्रॉप्स लगी हुई है, तो उसमें ये होता है कि बागवानी जो है बागवानी लगी हुई है, जिसमें कुछ जगहों पे बांस भी लगे हुए हैं, कुछ जगहों पे आर्चर्ड बने जिसमें आम के हैं, अमरूद के हैं, नींबू के हैं, इस तरह के बाग भी लगे हैं। यानी कि बागवानी की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए, और साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसमें जो पड़ने वाले रसायन हैं, उनमें प्रयोग न किया जाए। अब करना यह है कि जो भाई, जब हम खेतीबाड़ी का कार्यक्रम करेंगे, चाहे धान लें, गेहूं लें, उर्द लें, मूंग लें, श्री अन्न लें, तो उनमें हमें कहीं ना कहीं पोषक तत्व प्रबंधन करना पड़ता है। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हम यूरिया, डीएपी पर ही आश्रित हैं। तो उनको दूर करने के लिए सुभाष पालेकर जी ने एक व्यवस्था दी, जिसको भारत सरकार ने भी मान लिया, नीति आयोग ने भी उसको मान लिया, और उसके प्रयोग हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भी किए गए। तो उन प्रयोगों को हम लोग 5 किलोमीटर के दायरे के जो चिन्हित गांव हैं, उन किसान भाइयों को पहला तो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने का जो व्यवस्था दी गई है, उसको हम लोग विकास खंड स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर और जनपद स्तर पर और प्रांत स्तर पर इस तरीके से एक व्यवस्था दिए हैं। यानी प्राकृतिक खेती उस 5 किलोमीटर के दायरे में जो आएंगे किसान, उनकी जो है प्राकृतिक खेती की क्या प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जो बीज की हम बुआई करते हैं, वो ये बताते हैं कि भाई देसी बीज का यदि आप प्रयोग करेंगे, देसी बीज का मतलब ये है कि जो गांव में हमारी बीज हैं, जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को धीरे धीरे किसान भाई छोड़ते जा रहे हैं। परंपरागत प्रजातियां उसको देसी बीज बोलते हैं, लेकिन वो परंपरागत कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उन बीजों को
जो शोधन करके बोया जाए, तो शोधन करने के लिए हम लोग कार्बेंडाजिम या थीरम बताते हैं रसायन में। भाई जब कार्बेंडाजिम थीरम चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रसायन हमारा फिर से पड़ गया, तो उसकी जगह पर बीजामृत का प्रयोग हम लोग बताते हैं। बीजामृत कैसे बनाया जाता है? प्राकृतिक खेती के जो घटक हैं उनका जो है प्रयोग हम लोग करवाते हैं। जीवामृत, बीजामृत पहले है, ऐसे ले लें, बीजामृत, फिर घन जीवामृत, जो गाय के गोबर, गाय के मूत्र के साथ हम बनाते हैं। देसी गाय हो तो बहुत ही अच्छा है, वो ठोस रूप में होता है, उसको घन करके यानी पीट करके बोरों में भर करके रखवा भी देते हैं। अप्रैल और मई के माह में हम लोग ये कार्यक्रम कराते हैं। अब देखिए घन जीवामृत बन गया, तो जहां पर डीएपी से बोआई करते हैं तो हम लोग घन जीवामृत के माध्यम से बोआई कराते हैं। यानी आप बेसल ड्रेसिंग जिसको कहते हैं, बुआई के समय जो खाद का प्रयोग करते हैं किसान भाई, वो वहां पर घन जीवामृत का प्रयोग कर दें, और बनता बड़े आसानी ढंग से है। कुछ सही है। अच्छा, अब हमारी फसलें शुरुआत हो गई, जब बढ़वार लेती है तो वहां पर हम जीवामृत सिंचाई के माध्यम से, जैसे कई बार फसलों की सिंचाई करते हैं तो हम लोग जो सिंचाई के चैनल्स हैं, जो नालियां बनी हैं, कुलाबे हैं, वहां पर यदि इस तरह की व्यवस्था दे देते हैं कि टपकते हुए वो जीवामृत पूरे खेत में फैल जाए, तो वो बहुत अच्छे ढंग से फैल जाता है। और या स्प्रे भी कर सकते हैं या बिल्कुल, जब हमारी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसको हम जो जीवामृत हम बनाते हैं देसी गाय के मूत्र से और देसी गाय के गोबर से, उसमें थोड़ा बेसन लगता है, थोड़ा गुड़ लगता है और थोड़ा पानी लगता है, थोड़ा बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, यानी किसान के पास ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। यदि वो गुड़ नहीं रख पाता है, कुछ किसान भाई नहीं रख पाते, तो थोड़ा सा गुड़ पे पैसा लग जाता है, थोड़ा सा बेसन पे पैसा लग जाता है, बाकी सारी चीजें उनके पास होती हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के पास ये सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। तो ये जो जीवामृत बन जाता है, ये करता क्या है? ये जीवामृत जब हम खेतों पे गंगा के किनारे वाले जो चिन्हांकित हमारे गांव हैं, जो किसान भाई हैं, वो जब अपने खेतों में डालते हैं तो ये क्या करता है कि अब हमारी जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता को बढ़ा देता है, तो हमारी फसलें, बैक्टीरिया है उनको खाने के लिए मिल जाता है। जी हाँ, जो बैक्टीरिया वहां पर सुसुप्ता अवस्था में थे, अब वो जागृत अवस्था में आते हैं। जब जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो उनका ये काम है कि वातावरण से जो कुछ भी पोषक तत्व लेना होता है वो ले करके और हमारी फसलों को या हमारी औद्यानिक फसलों को उपलब्ध करा देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि कुछ किसान भाई या कुछ लोग ऐसे मतिभ्रम भी पड़े हैं कि भाई जीवामृत आपने डाल दिया, उसमें 0.5% या 0.8% ही नाइट्रोजन की मात्रा है, 0.25% फास्फोरस है, 0.25 पोटास है, और जिंक की कैसे आपूर्ति होगी, सल्फर की आपूर्ति, इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो चूंकि मेरा तो विषय रहा है, मैंने इस पर एक शोध किया, अध्ययन किया, और ये पाया, अपने कुछ विद्यार्थियों से भी काम करवाया, हमने ये देखा कि ऐसी बात नहीं है। जब हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो जो मिट्टी के अंदर जीवाणु पड़े हैं उनकी एक तो संख्या बढ़ जाती है, और उनकी संख्या जैसे 10 पे पावर 6 × 2 या 3 या 4 हम बोलते हैं इसको थोड़ा वैज्ञानिकी भाषा में, लेकिन किसान भाइयों को जब हम बताते हैं कि जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो भी गंगा के किनारे डिब्रिस जिसको हम लोग कहते हैं, जो फसल के अवशेष जो पड़े हुए हैं, वो फसल के अवशेष बहुत तेजी से डिकम्पोज हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और वो विघटित करने का काम कौन करता है? हमारे ये बैक्टीरिया करते हैं। जब ये कर देते हैं तो वो सारे पोषक तत्व, उससे जिंक भी मिलने लगता है, सल्फर भी मिलने लगता है, आयरन भी मिलने लगता है, और साथ ही साथ जो मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास था, इनकी भी मात्रा मिलने लगती है। सही बात। अच्छा भैया, कुछ लोग कहते हैं कि 46% एक बोरी में मिलता है यूरिया में, तो 46% पर हम 40 कुंटल लेते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि 46% का मात्र 30 से 35% भाग हमारी फसलें ले पाती हैं। ये तो आज के समय में सारे वैज्ञानिक जोर जोर से बोल के कह रहे हैं। अब 35% यदि हम उसका निकालते हैं और 5 बार जीवामृत का यदि हम प्रयोग कर दें और घन जीवामृत का प्रयोग कर दें, तो हम लगभग एट पार हो जाते हैं उसके। जहां हमने रसायनों को छोड़ा, अपने खेत को, अपने प्रकृति को संरक्षित किया, स्वस्थ किया, और साथ ही साथ जो गंगा के बेसिन में जा रहा था, हमारे ऐसे तत्व जा रहे थे जो आने वाले दिनों में मानव समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा एक समस्या के रूप में, एक सुरसा के रूप में अपना मुंह खोले जा रहा था, उसका समाधान भी है। इसलिए हम सारे किसान भाइयों से कहते हैं कि नमामि गंगे के कार्यक्रम में जो गंगा की बात ने आपने उठाया, एक तो हमारी मां गंगा शुद्ध होंगी तो उससे जो पेयजल जाता है, जो पानी पीने वाला जाता है, वह अशुद्ध नहीं होगा।
दूसरा, जो खेती बाड़ी के कार्यक्रम में समस्याएं आ रही थी उसका समाधान घन जीवामृत, जीवामृत से कर दिया। तीसरा ये है कि लोग कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों को कैसे आप रोकोगे। कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए नमामि गंगे योजना में 10 परणी, 10 तरह के पत्तियों को, जो वानस्पतिक पत्तियां हैं जिसको जानवर नहीं खाते हैं, आस पड़ोस में ही मिलती हैं, आस पड़ोस में ही मिलते हैं, उनको इकट्ठा करके और उनका एक्सट्रैक्ट अर्क बना लेते हैं। उसकी बनाने की विधि का भी प्रशिक्षण, नीम की पत्ती है, मदार की पत्ती है, गुड़हल की पत्ती है, अमरूद की पत्ती है, इनकी पत्तियों को इकट्ठा करके, आग की पत्ती है, आग की पत्ती है, हम उसका अर्क बना लेते हैं तो 10 परणी तैयार हो जाता है। 10 परणी का काम क्या होता है कि ये जब हम फसलों के ऊपर जो कीट या रोग दिखते हैं, इनका जब हम स्प्रे करते हैं तो एक तो वो कीट भागते हैं, मरते नहीं है, भागते हैं, और जो रोग इत्यादि होते हैं वो वहां पनप नहीं पाते हैं। इसी तरह से नीमास्त्र है, सोंठास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इनका भी हम किसान भाइयों को प्रशिक्षण देकर बनाने की विधि बता देते हैं, और ये एक दिन की प्रशिक्षण में ही हमारा किसान भाई सीख जाता है। ये केवल गंगा के इलाके में नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी करने की आवश्यकता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय 63 जनपदों में इस कार्यक्रम को, 27 जनपद तो ये हो गए, और एक हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है, उसके अंतर्गत भी हमने जनपदों को सम्मिलित कर लिया, तो 63 जनपद ये हो गए। और बुंदेलखंड का हमारा 7 जनपद, जिसको प्रदेश स्तर से प्राकृतिक खेती के रूप में लिया गया है और वहां पर परंपरागत भी चलाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखें तो 63 और 7 ये 70 जनपद, लगभग जो है 75 जनपदों में लगभग हम सारे जनपदों में पहुंच चुके हैं। श्रीवास्तव जी, एक चीज बताइए, तो नमामि गंगे और इसकी आपने चर्चा की, इसमें किसानों को कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं? जी हाँ, किसान भाई जब इस कार्यक्रम को करते हैं तो प्रति हेक्टेयर हम 15,000 रुपए क्लस्टर, पहले तो हमारा एक निवेदन है सबसे कि देखिए, खेती बाड़ी या कोई भी काम जब हम अलग अलग करते हैं, अकेले अकेले में करते हैं, तो वह उसका जो प्रभाव है वो बहुत दिनों में आ पाता है। जब हम समूह में कोई काम करते हैं तो उसका प्रभाव जल्दी आता है। समूह शक्ति की बात कही गई है, समूह में ही शक्ति है, तो इसके लिए क्लस्टर बनाया गया है। जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना है उसमें 20 हेक्टेयर का हम एक क्लस्टर बनाते हैं, और जो प्राकृतिक खेती है उसमें 50 हेक्टेयर, यानी बहुत सारे किसान मिल करके एक साथ जब मिल जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, संघनित क्षेत्र को हम लेते हैं। अब उससे होता क्या है कि जब रसायन का प्रयोग यहाँ नहीं होगा तो बारिश में कई बार पानी बह करके दूसरे खेतों में चला जाता है, तो जब 50 हेक्टेयर का हमारा क्षेत्रफल हो जाता है तो वहां इस तरह की संभावनाएं कम हो जाती है, मेड़बंदी आदि हो जाती है, मेड़बंदी आदि हो जाती है, और एक ही प्रकार का वो प्रयोग करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, 10 परणी, सोठास्त्र, नीमास्त्र, इनका प्रयोग करने लगते हैं, तो हमारा वो पूरा क्षेत्र एक बहुत ही खुशबू से भर जाता है। और जो उपज होती है उसकी, आपको मैं बताऊं, लोगों को अभी इस पर कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। यदि आप जीवामृत या घन जीवामृत प्रयुक्त किए हुए पेड़ के फल लें या धान लें या सब्जियां लें तो आपको लगेगा कि वाकई में उसमें से एक जो सौंधी सी खुशबू आती है उसका। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने ये देखा है कि जो कीपिंग क्वालिटी है, यदि आप आलू रखते हैं, टमाटर रखते हैं और रसायन से आपने खेती किया है और एक नमामि गंगे की हमारी उपज है, तो उसमें आप फर्क ये पाएंगे 3 से 4 दिनों में ऊपर का जो उसका स्किन सिकुड़ने लगा, सड़ने लगा, गलने लगा। लेकिन ये जो प्राकृतिक, ये परंपरागत खेती की जो उपज है, इनकी कीपिंग क्वालिटी, इनको आप लंबे समय तक वैसे ही रख स्वाद भी उनका बहुत अच्छा, स्वाद और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ही उपयुक्त है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि नमामि गंगे में जो किसान भाई हमारे सम्मिलित हैं या अभी छूटे हुए हैं, वह निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उठाएं। माँ गंगा स्वस्थ होगी, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। तो माँ गंगा स्वस्थ होगी, हमारी जो नदियां हैं, गंगा की सारी सहायक नदियां ही हैं, जी हाँ, ये नदियां भी स्वस्थ रहेंगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल, हमारी खेती भी स्वस्थ रहेगी। तो निश्चित तौर पर आज श्रीवास्तव जी ने आपने ये जो जानकारी दी है, विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा की है, कैसे परंपरागत खेती में भी ये प्राकृतिक खेती जो गंगा के किनारे अपनाई जा रही है, तो इसको करके किसान जो है न केवल
रसायनों से बचेंगे, बल्कि माँ गंगा भी स्वच्छ होंगी। बिल्कुल। अब श्रीवास्तव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों को दी है, और हम अब अगली बार आपके खेतों पर भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आमंत्रित करता हूं सबको। और हम वहाँ भी खेतों में जा करके और देखेंगे कि किस तरह जो है प्राकृतिक खेती जो है कर रहे हैं गंगा के किनारे हो रही है, और गंगा माँ हमारी स्वस्थ और स्वच्छ हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।